सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्डिंग आउट सीरीज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, क्योंकि इसके अंदर होने वाला एक बहुत ही खतरनाक लेवल का बैटल चिन्मू और लिन जुआन के बीच में। तो जैसा कि अभी तक हमने इस सीरीज में देखा था कि इंपीरियल एकेडमी का कोई भी डिसाइपल नहीं हरा पाया था लिन जुआन को, जो बात हर किसी को परेशान कर रही थी। यहाँ तक कि सभी के सभी मास्टर्स के बीच में भी मीटिंग लगी हुई थी, जिसकी वजह से अब फाइनली वहाँ पर बुलाया जाता है नेशनल मास्टर को, जो कि अभी भी बीमार होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो एकेडमी में छुपे हुए रिबेलियंस का पता लगाना चाहते हैं और वो अपने सभी के सभी काबिल स्कॉलर्स को सिखाने लग जाते हैं स्वॉर्ड मूव्स की कुछ नई टेक्निक्स को। और इस जगह पे सबसे पहली बार चिन्मू ने सीखा होता है अपने स्पिरिचुअल थ्रेड को रिफाइन करना, जिसके बाद अब हमें सबसे पहला नजारा दिखाया जाता है ट्रेनिंग हॉल का, जिस जगह पे चिन्मू अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक थ्रेड को बना रहा था। और चिन्मू का भी ध्यान होता है लिटिल पॉइजन किंग के भी ऊपर, क्योंकि वो ये बात जानता है कि सभी लोग उसको ऐसा करने की वजह से बड़ा ही बेवकूफ सा और कमजोर भी समझ रहे होंगे। लेकिन चिन्मू को ऐसा करते हुए देखकर तभी इंपीरियल मास्टर उससे ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी के सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। मानना पड़ेगा बच्चे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर से मुझे काफी इम्प्रेस किया। जो बात सुनकर चिन्मू भी उनको ग्रीट करता है और फिर हमें अगले ही सीन में नेशनल मास्टर को आगे की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो कि ये कहने लग जाते हैं कि अब मैं तुम लोगों को स्वॉर्ड टेक्निक्स की 16th फॉर्म को सिखाने वाला हूँ। और इस फॉर्म को एक्चुअली में कहा जाता है फॉर्मलेस स्वॉर्ड टेक्निक। इसको यूज करना भी उसके नाम के जैसे ही किया जाता है, क्योंकि इस स्वॉर्ड टेक्निक का कोई भी एक रियल फॉर्म होता ही नहीं है। नेशनल मास्टर जैसे ही अपनी इस टेक्निक का यूज करते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ का नजारा ही बदलने लगता है और वो कहने लगते हैं कि अब तुम लोग यहाँ पर देख पाओगे इस स्वॉर्ड टेक्निक का एक अद्भुत नजारा, क्योंकि इस टेक्निक के अंदर कोई भी स्वॉर्ड बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उड़ सकती है, किसी भी रूप में बदल सकती है, जिसको देखकर ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक स्वॉर्ड है। इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें पाई जाती है वो हर किसी में बदल सकता है। वो स्वॉर्ड तुम्हारे पास से होकर ही गुजर जाएगा, तुम्हें घायल कर देगा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। वो हवा में इस तरीके से स्विम कर सकती है कि तुम पता भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो एक स्नेक एनर्जी में बदल कर स्विम कर सकती है हवा के अंदर। फिर चाहे वो अपने आप को मछलियों के जैसे बदल कर भी स्विम कर सकती है। और याद रखना कि ये स्वॉर्ड एनर्जी है कोई मछली नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें घायल करने के लिए आई है, तुम्हें लुभाने के लिए नहीं। या फिर अगर तुम्हारा ऑरा बहुत ही ज्यादा विशाल का है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर तुम उसको एक ड्रैगन एनर्जी की भी जैसे यूज कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारा ऑरा और भी ज्यादा बड़ा है, तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो, तब तुम उसको बदल सकते हो एक फायर फीनिक्स सुजाकू बर्ड में, जो कि इस आसमान को जलाकर राख कर सकने की शक्ति रखता है। तुम उसे एक सेलेस्टियल गॉड के जैसे यूज कर सकते हो, जो कि इस हेवन पर राज करता है। और इससे स्वॉर्ड टेक्निक के नजारे वाकई में बहुत ही ज्यादा शानदार भी लग रहे थे। मिस्टर मास्टर कहते हैं कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने पहले तुम लोगों को बेसिक स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी, क्योंकि अगर तुम्हें इसका बेस पता होगा तो तुम जिसमें चाहे उसमें बदल पाओगे अपने स्वॉर्ड को। जो नजारे देख देख कर तो चिन्मू काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो ये कहने लगता है कि नेशनल मास्टर के सोचने का जो तरीका है, मैंने तो आज तक कभी भी वैसा सोचा ही नहीं था। और इनकी तो सोच में ही इतनी ताकत है कि वो किसी भी स्वॉर्डमैनशिप को बदल सकते हैं। उनकी सोच ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो हर एक कॉम्बैट स्टाइल को एक न्यू फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि रीफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से चिन्मू समझ चुका था कि यानी कि उनका इस दुनिया को रीफॉर्म करने का मतलब क्या था। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये वही न्यू एरा है जिसके बारे में मेरे एंसेस्टर ने मुझसे कहा था, और अगर ये वही है तो मैंने इस इंपीरियल एकेडमी के अंदर आकर अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था, क्योंकि ये तो चिन्मू ने भी नहीं सोचा था कि उसको यहाँ पर इतनी गजब की चीजें देखने को और सीखने को मिलेंगी। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें माउंटेन्स के नीचे दिखाया जाता है दाओ डिसाइपल लिन जुआन को और उसके मास्टर दानियांग को, जहाँ पर दाओ डिसाइपल अपने मास्टर दानियांग से ये कहने लग जाता है कि ये जो यान कांग के नेशनल मास्टर है, क्या वो इस वक्त अपने स्कॉलर्स को कोई नई चीजों के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उनके ज्ञान को लिया था, जिसने मुझे काफी ज्यादा फायदा भी दिया था। यानी कि उनके द्वारा सिखाई गई जो चीजें हैं वो सच में कारगर होती है, और उसी तरीके से वो जो कुछ भी अपने स्कॉलर्स को सिखाते हैं वो उन्हें एक और नए एडवांस लेवल में ले जाते हैं। यानी कि वो हमारी डिवाइन आर्ट और दाओ टेक्निक्स को भी डेवलप कर सकते हैं, उन्हें नई तरीके से सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका जो एम्बिशन है वो तो बहुत ही अच्छा है। फिर आखिर हम लोग उन्हें रोकना क्यों चाहते हैं, उनके रास्ते को ब्लॉक करना क्यों चाहते हैं? जिसकी बात का जवाब देते हुए मास्टर दानियांग कहते हैं कि हमें सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनना है, बल्कि इस बात पर भी गौर करना है कि वो एक्चुअली में करना क्या चाहता है, वो कर क्या रहा है।
मैं मानता हूँ कि यान कांग का जो नेस्टर मास्टर है वो सच में एक बहुत ही ग्रेट बंदा है। उसके द्वारा सिखाई गई चीजें भी बहुत ही अमेजिंग होती है और नए तरीके से वो सिखाता है। शुरुआत के समय में जब वो हमारे दाव सेक्ट में आकर हमारी दाव लर्निंग्स को सीखा करता था तो हमारे दाव मास्टर को भी इस बात पर पूरा यकीन था कि ये एक ऐसा बंदा निकल के आएगा जो कि सैकड़ों सालों में 500 सालों में सिर्फ एक बार ही जन्म लेता है। वो बच्चा जिसको हम कहते हैं नेस्टर मास्टर वो आने वाले समय में एक गॉड बनेगा ये कहा जाता था और हर किसी को इस बात पर पूरा यकीन भी था। लेकिन फिर इसके बारे में भी सोचा गया कि वो एक डिवाइन गॉड ना बन के अगर इविल में बदल गया तो क्या होगा। जो बात सुनकर तो दाऊ डिसाइपल भी शॉक हो जाता है कि सच में अगर ये बंदा इविल बन गया तो पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। दानियांग कहते हैं कि उसका जो एम्बिशन है इस दुनिया को रिफॉर्म करने का वो अच्छा तो है लेकिन अगर वो इविल में बदल गया तो वो उसी तरीके से इस दुनिया को नष्ट भी कर देगा। हर एक सेक्ट जो भी उसके साथ में जुड़ चुके हैं वो उनको तो खत्म करेगा ही और जो उसके साथ में नहीं जुड़े हैं वो उनको भी मार देगा। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे इसके बारे में पता चल गया है कि वो एक्चुअली में प्रमोट करता है हेवनली डीमन कल्ट की टीचिंग्स को। मास्टर दानियांग असल में बात कर रहे होते हैं ग्रैंड एल्डर के बारे में। वो कहते हैं कि वो भले ही लोगों को अच्छी चीजें सिखाता है लेकिन उसका तरीका होता है डेमोनिक वाला और वो उसी पाथ को ही फॉलो करता है जिसकी वजह से हमारे दाऊ मास्टर को लगता है कि वो हमारे राइट पाथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो बात सुनकर दाऊ डिसाइपल कहने लगता है कि हाँ ये बात तो सही है कि गुड और इविल दोनों एक साथ नहीं रह सकते लेकिन ये जो यान कांग का नेस्टर मास्टर है वो तो डेमोनिक पाथ के साथ में ही एलाई हो गया। वो जितना ज्यादा टैलेंटेड बनता जाएगा वो जितने ज्यादा लोगों को सिखाएगा हमारे लिए उतना ही बड़ा खतरा भी बनेगा। मास्टर दानियांग बताते हैं कि उसने अपनी ये टीचिंग्स को सिखाने के लिए काफी सारे एलिमेंट्री स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज को और इंपीरियल अकेडमीज को भी बनाया है जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जो कि इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जो लोग भी इसके बारे में जानते हैं वो समझते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। लिन जुआन तुम हो एक दाऊ डिसाइपल और हमेशा ही दाऊ मास्टर्स के गाइडेंस में पले बड़े हो और तुम्हारे पास में आज जो कुछ भी है तुमने वो सब कुछ हमारे दाऊ सेक्ट के रिसोर्सेज की मदद से कल्टीवेशन करके प्राप्त किया। यानी कि तुम्हारे अंदर कोई भी इविल भावनाएं नहीं है और न ही तुम उनके जैसे हो। मुझे ये बताओ जरा कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है क्या वो इन जैसे लोगों के पास में होना चाहिए और क्या सच में इनके जो मास्टर्स वो एक दाऊ मास्टर के जैसे अपने डिसाइपल्स को सिखा भी पाएंगे। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो सभी के सभी मीडियोकर लेवल के हैं। उन्हें इस वर्ड को कंट्रोल करना तो छोड़ो उन्हें कल्टीवेशन करना भी नहीं आता। फिर आकर वो क्या सीखेंगे, क्या सिखाएंगे और कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। जो बात सुनकर वो दाऊ डिसाइपल कहता है कि हाँ वैसे ये बात तो मुझे भी पता चली थी जब मैं उनके साथ में फाइट कर रहा था। जब वो सभी के सभी पूरी स्किल्स के साथ में मेरे साथ में फाइट करने के लिए आए थे तो ये बात तो साफ साफ दिख रही थी वो कौन सी टेक्निक को यूज करने वाले हैं और मुझे इसके बारे में पहले से ही पता चल जाया करता था। इसलिए तो उन्हें हराना मेरे लिए बहुत ही आसान हो चुका था और कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाया। वो सभी के सभी ऐसे हैं जैसे कि उनको एक ही तरीके से सिखाया गया हो। मास्टर दानियांग बताते हैं कि डिवाइन आर्ट्स और दाओ टेक्निक्स इन सभी को जीनियस लोगों के द्वारा बनाया गया था और यान कांग का नेस्टर मास्टर इस रास्ते पर निकला है कि वो ज्यादातर और लोगों को मौका देना चाहता है कल्टीवेशन करने के लिए। उन लोगों तक भी अपनी शिक्षाओं को पहुंचाना चाहता है जो कि एजुकेशन का ई भी नहीं जानते। उसने रास्ता तो काफी अच्छा चुना लेकिन उसने जीनियस लोगों के तरीके को ही बदल दिया। देखो इस दुनिया में जितने भी सेक्ट पाए जाते हैं उन सभी के एग्जिस्ट करने का उनका एक अलग रीजन होता है। उनकी अलग शिक्षाएं होती हैं, उनके अलग बिलीफ्स होते हैं। लेकिन अगर नेशनल मास्टर को ये सारी की सारी बातें रियलाइज नहीं हुई तो हमें उसकी जान लेनी पड़ेगी। हम लोगों को उसके साथ में तब तक लड़ना होगा जब तक कि वो मारा ना जाए। जिसके बाद फिर में अगले ही सीन में दिखाया जाता है लर्निंग हॉल को जहाँ पर अब नेस्टर मास्टर सिखाने वाले थे अपनी 17th फॉर्म। वो कहते हैं कि इसको कहा जाता है एंडलेस स्वॉर्ड ड्रिलिंग स्वॉर्ड स्टाइल। वो बताते हैं कि इस टेक्निक के अंदर स्वॉर्ड की जो टिप है वो हाई स्पीड पर स्पिन होती है। इस टेक्निक के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो वज्रा बॉडी और अदर डिफेंस टेक्निक्स को एक ही झटके के साथ में ब्रेक कर सकता है। और जब इस टेक्निक की एक साथ ही कई सारे स्वॉर्ड को लॉन्च किया जाएगा तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। उनको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज सिखाने के बाद अब सारे के सारे डिसाइपल आराम भी करने लगे थे। लेकिन रात के समय में चिन्मू अचानक से उठकर आगे जाने लगता है जिसको देखकर 7th प्रिंसेस कहने लगती है कि क्या इस लड़के को नींद में चलने की बीमारी है। लेकिन चिन्मू खिड़की के पास में जाकर देखता है कि बाहर की तरफ अपनी ट्रेनिंग को कर रहा है बदरशेन, क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड स्टाइल को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहता था। वो सबसे अलग बनना चाहता है। चिन्मू कहता है कि फिर तो मुझे भी अपनी ट्रेनिंग को करना होगा और वो तुरंत ही पहुंच जाता है ट्रेनिंग हॉल के ऊपर, जहाँ पर फिर वो भी अपनी स्वॉर्ड को
बुलाकर तुरंत ही अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और उसका ये तरीका नीचे खड़ा हुआ ब्रदर नीचे खड़ा हुआ ब्रदर शेन भी देख रहा था। वो ये कहने लगता है कि ये लड़का तो अपनी नींद में रहते हुए भी अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है, मानना पड़ेगा इसके टैलेंट को, क्योंकि ये सभी से अलग है। जिसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड एल्डर अपने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को देख रहे थे, जिनके पास में तभी फिर नेशनल मास्टर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं लोगों को आधे दिन के लिए रेस्ट देने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये लगातार ट्रेनिंग को करते रहेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। लेकिन रेस्ट लेने के बाद इन सभी की जिम्मेदारी को फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा ग्रैंड एल्डर। जो दोनों ही अब यहाँ से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं नेशनल मास्टर से, मुझे बताइए जरा, क्या इस बार आपने इन डिसाइपल्स के बीच में किसी अच्छे से या टैलेंटेड बच्चे को देखा? जो बात सुनकर नेशनल मास्टर कहते हैं कि केवल एक दो डिसाइपल ही है जो कि मेरी टेक्निक को सीख पाए हैं, और ये चीज तो वैसे आपने भी गौर की होगी। खैर ये छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या वाकई मैं यहाँ से रिजाइन करके जाने वाले हो हमें छोड़कर? इसका जवाब देते हुए और मुस्कुराते हुए ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो, मेरा समय अब खत्म हो रहा है, और वैसे भी मेरे पास में अब समय बचा ही कितना है। मेरी बॉडी अब उतनी केपेबल नहीं बची है कि मैं कुछ और नया सीखूं या ज्यादा समय तक रह सकूं। जो बात सुनकर नेशनल मास्टर कहता है कि चिंता मत कीजिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं तो खड़ा हूँ, और अगर आप इस पूरी एकेडमी के नेशनल मास्टर बनना चाहते हो तो मैं अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ आपके लिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते और ऐसा करना भी नहीं चाहते। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने मुझे टीचिंग से दी है, जिसकी वजह से मैं आपको अपना टीचर मानता हूँ, और अगर आप ही मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं तो अपने एक बहुत ही खास दोस्त को खो दूंगा। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि देखो, इस दुनिया की ऐसी कोई भी कहानी नहीं है जिसका अंत ना होता हो। जब हमारी कहानी जन्म के साथ में शुरू हुई थी तो मृत्यु के साथ में खत्म भी तो होगी, लेकिन वो बात अलग होगी अगर हमें एक इमॉर्टल बनने का मौका मिलता है तो। लेकिन फिर तब भी तुम्हें और मुझे, हम दोनों को अलग होना ही होगा। बात सुनकर नेशनल मास्टर के मन में सवाल होता है कि क्या वाकई में हेवन के अंदर इमॉर्टल्स एग्जिस्ट करते भी होंगे? वो कहने लगते हैं कि अगर वाकई में आप एक इमॉर्टल बन जाते हो तो आप आने वाले समय में एक ऐसे वक्त को देखोगे जिसकी शुरुआत हम दोनों ने मिलकर की थी। जिसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं ग्रैंड एल्डर को एक जगह पे खड़ा हुआ, जिनके पास में अब तभी फिर वहाँ पर भागते हुए आ जाता है चिन्मू, जो कि अपने पास में एक इस अवार्ड को भी रखे हुए था। और ग्रैंड एल्डर चिन्मू से ये कहने लग जाते हैं कि वैसे नेशनल मास्टर के द्वारा सिखाए गए लेसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चिन्मू कहने लगता है कि नेशनल मास्टर का जो फाउंडेशन है वो एकदम ही सॉलिड है मेरे जैसे। उनके सिखाने का तरीका और मेरे सीखने का तरीका एकदम ही सेम है। वो कुछ ऐसा सोचते हैं जो कि दूसरे लोग कभी सोचने की हिम्मत भी नहीं करते। उनके काम करने का तरीका ऐसा है जो कि दूसरे लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते। और मैंने अपने विलेज के अंदर विलेज चीफ ग्रैंडपा से जिस तरीके की स्वॉर्डमैनशिप को सीखा था, उसमें मास्टरी हासिल करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं दुनिया की हर एक स्वॉर्डमैनशिप को सीख चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इस दुनिया के अंदर तो एंडलेस लर्निंग से होगी। जो बात सुनकर ग्रैंड एल्डर चिन्मू को बताने लगते हैं कि देखो, लर्निंग एंडलेस नहीं होती, बल्कि सच्चाई ये है कि क्रिएशन एंडलेस होती है। इस दुनिया में चाहे तो हर एक इंसान अपनी एक नई क्रिएशन को बना सकता है। जो लोग केवल दूसरों की सिखाई गई चीजों को ही सीखते हैं वो केवल स्टूडेंट बन के ही रह जाते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से ही अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक टेक्निक को भी बना देते हो तो तुम बन जाते हो एक ग्रैंड मास्टर। और मैंने स्पेशली नेशनल मास्टर को यहाँ पर तुम्हारे लिए ही बुलाया था ताकि वो तुम्हें ये सिखा सके कि सीखते कैसे हैं। इसी वजह से अब समय आ चुका है तुम्हारे नीचे जाने का। जो बात सुनकर चिन्मू कहता है कि अगर ये एक ऑर्डर है मेरे मास्टर की तरफ से तो आखिर मैं आपकी बात को कैसे ही नकार सकता हूँ, मैं आपकी बातों को कैसे ही ठुकरा सकता हूँ। जिससे कि ग्रैंड एल्डर चिन्मू से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य हो। जो कि अब चिन्मू के पीछे जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि इन लोगों ने काफी देर से रास्ते को रोक के रखा है और तुमने अभी तक अपना कोई भी कदम नहीं उठाया। वो चिन्मू के पीछे जाकर उसको धक्का देते हुए कहते हैं कि बिना किसी प्रॉफिट के अब तुम्हें यह करना ही होगा। और उनके हाथ को देखकर ये साफ साफ पता लग रहा था कि ये कितने ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं। और जितनी ऊंचाई से ग्रैंड एल्डर ने चिन्मू को धक्का दिया था वो सच में बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, जिसके गिरने की वजह से काफी कुछ हिल जाता है। और इसके बारे में दानयांग और उनकी डाउ डिसाइपल को भी पता लग गया था। और दानयांग तभी ये कहने लग जाते हैं कि अब हमारे सामने ये जो
डिसाइपल आया है, जरूर से यान कांग के नेस्टर मास्टर ने इसी को सिखाया होगा। अब ये देखना है कि आखिर उन्होंने इसको कितना सिखाया है, क्या ये उतना केपेबल भी है। वो अपने दाओ डिसाइपल से कहते हैं कि जाओ जरा और इसका मुकाबला करो। याद रखना कि तुम्हें इस तरीके से लड़ना है कि नेस्टर मास्टर को उसकी औकात पता चल जाए। और जैसे ये भी दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं तो यहाँ का नजारा तो पूरी तरीके से ही बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों ही आसमान में पहुंच चुके हो, जिनके चारों तरफ ही सैकड़ों हंस उड़ रहे थे। लेकिन वो जो हंस होते हैं वो पलक झपकते ही चिन्मू की साइड से तो गायब ही हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर्स एक अलग ही लेवल पर होती हैं, जिसके सामने ये डिवाइन पावर्स भी किसी भी काम की नहीं थी। क्योंकि अब हमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि एक साइड पर जहाँ पर लिन जुआन खड़ा हुआ था उसकी बॉडी में डिवाइन एनर्जी होती है, और एक साइड पर जो चिन्मू खड़ा हुआ था उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा डेडली और खतरनाक होती है। इन दोनों को अब हमें उसी जंगल के अंदर ही दिखाया जाता है, जहाँ पर चिन्मू कहने लग जाता है लिन जुआन से कि मेरा नाम है चिन्मू और मैं हूँ इंपीरियल एकेडमी से दाओ डिसाइपल, जो कि उसको ग्रीट करता है और ये बताता है कि मैं हूँ 5 एलिमेंटल रियल्म के अंदर। जैसे कि दाओ डिसाइपल लिन जुआन भी ग्रीट करता है चिन्मू को और उसको ये बताने लगता है कि मैं हूँ 6 डिवाइन ट्रीजरी के रियल में। जहाँ पर अब चिन्मू सबसे पहले मास्टर दानंग से पूछता है कि मुझे ये बताइए क्या मैं वेपन को यूज कर सकता हूँ इस फाइट में। जिस स्वॉर्ड को देख के मास्टर दानयांग को ये पता लग चुका होता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो किसी फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल की है। इसी वजह से वो चिन्मू से कहते हैं कि इस फाइट में किसी भी वेपन का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से फाइट की जाएगी। लिन जुआन भी कहता है कि जब मेरे मास्टर ने मना कर दिया है तो मैं भी किसी भी वेपन का यूज नहीं करूंगा। जो दोनों के दोनों अब एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं, जिन दोनों की ही आंखों में एकदम ही अलग ही लेवल का तेज नजर आ रहा था। जहाँ पर अब चिन्मू सबसे पहले अपनी थंडर स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो नजारा भी देखने में बहुत ही औसम लग रहा था। और दाओ डिसाइपल भी अपनी दाओ टेक्निक्स का यूज करने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद अब के दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। जिन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका नजारा बहुत ही अमेजिंग नजर आ रहा था। जो दोनों ही सबसे पहले यहाँ पर अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए। और आज पहली बार बहुत ही ज्यादा समय के बाद चिन्मू को उसकी बराबरी की लेवल का कोई बंदा मिला था, जहाँ पर चिन्मू ने मौका पाते अपने काफी जोरों का थंडर अटैक भी कर दिया था लिन जुआन के ऊपर। जिस अटैक ने लिन जुआन को काफी पीछे धकेल दिया था, लेकिन चिन्मू इतनी आसानी के साथ में रुकने वाला नहीं है। वो तुरंत ही पलक झपकते अपनी ड्रैगन पावर को लेकर लिन जुआन के पास में पहुंच चुका था हमला करने के लिए, जिसकी वजह से उसने जैसे ही लिन जुआन के ऊपर अपना ये हिट किया होता है तो लिन जुआन भी यहाँ पर चिन्मू को उसकी औकात दिखाने वाला था, क्योंकि वो उसकी थंडर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके अपना स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ एक ऑर्ब बनाकर हिट कर देता है चिन्मू के ऊपर। यहाँ पर अब चिन्मू लेकर आ चुका होता है अपने स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई नाइफ्स को, जिसकी मदद से उसने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। हम ये देख पाते हैं कि दाओ डिसाइपल के रिफ्लेक्शन इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो बड़ी ही आसानी के साथ में चिन्मू के हर एक अटैक को संभाल पा रहा था, वो उसको डॉज भी कर पा रहा था। जिसके साथ ही साथ चिन्मू अब लेकर आ चुका होता है स्पिरिचुअल पावर से बने हुए एक फायर स्पीयर को, जिसकी मदद से उसने हमला करना शुरू कर दिया था। तो फिर तुरंत ही दाओ डिसाइपल लेकर आ जाता है अपनी स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई एक स्वॉर्ड को, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में और भी काफी गजब के लेवल की फाइटें होने लगती है। चिन्मू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर वाले फायर स्पीयर को जैसे ही अटैक किया था दाओ डिसाइपल पर, तो वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी डायरेक्शन बदल देता है और तुरंत ही चिन्मू के ऊपर अपने 3 दाओ टेक्निक्स का यूज करते हुए स्लैशिंग अटैक्स को कर देता है, जो नजारा काफी ज्यादा गजब का था, क्योंकि चिन्मू के पास में वो पलक झपकते ही पहुंच चुके थे। लेकिन इन सारे के सारे हमलों को चिन्मू ने इतने गजब तरीके से डॉज किया था कि वो उनको डॉज करने के साथ साथ उन तीनों ही अटैक्स के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बांध देता है, जिसकी वजह से दाओ डिसाइपल के जो अटैक होते हैं वो आ चुके होते हैं चिन्मू के कंट्रोल में। इसी वजह से वो दाओ डिसाइपल के हमलों को कंट्रोल करते हुए उसी के ऊपर ही फायर कर देता है, जो नजारा अब इस बार और भी ज्यादा गजब का लग रहा था, क्योंकि चिन्मू इसके साथ में यूज करने लगता है एनसर्कलिंग स्वॉर्ड टेक्निक को, जो कि स्वॉर्ड मूव्स की 15th फॉर्म होती है, जिसका नजारा भी बहुत ही गजब का लग रहा था, जिसके अंदर चिन्मू ने काउंटलेस स्वॉर्ड को डाल दिया था। तो फिर इनका मुकाबला करने के लिए दाओ डिसाइपल अपने सामने एक डिफेंस फॉर्मेशन को बना लेता है, जिससे टकराने वाला था चिन्मू। चिन्मू से टकराते हुए कहता है कि इस बार मैंने हमला किया था तुम्हारी खुद की पावर और मेरी पावर को मिलाकर। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम मेरे इस हमले को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हो? और वाकई में इस अटैक को संभालने में तो दाओ डिसाइपल की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इसको संभाल नहीं पाता और चिन्मू बड़े ही आराम से नीचे आ जाता है। और ये नजारा देखते हुए
मास्टर दानियांग कहने लग जाते हैं कि ये तो न्यू स्वॉर्ड स्टाइल है जो कि बनाई है यानकांग के नेस्टर मास्टर ने। वाकई में मानना पड़ेगा कि यानकांग के नेस्टर मास्टर ने इसको इतनी जल्दी ट्रेन कर दिया। वो अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि मेरे दाओ डिसाइपल को अब इस लड़के को हराने के लिए हमारे दाओ सेक्ट की अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। और ये साफ साफ नजर आ रहा था कि दाओ डिसाइपल को उसकी औकात तो पता चल गई है, जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपनी एक और काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करने लग जाता है चिन्मू से फाइट करने के लिए। इसका नजारा देखने में काफी चिन्मू से फाइट करने के लिए इसका नजारा देखने में काफी शानदार लग रहा था। इसी वजह से दानियांग खुश होते हुए कहते हैं आखिर एक ही दाओ डिसाइपल ही रहेगा जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। भले ही उसके कल्टीवेशन को 5 एलिमेंटल रियल्म तक सप्रेस कर दिया गया, लेकिन वो फिर भी अपने नेचुरल टैलेंट का यूज करते हुए अपने डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट कर सकता है। और इस अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक को दर्शाया गया था दाओ स्वॉर्ड 14 चैप्टर के अंदर, क्योंकि उनकी दाओ टीचिंग्स के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर केवल एक स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में सिखाया गया है, जिसकी मदद से अब ये बंदा एक सेलेस्टियल लेवल का भी अटैक कर पाएगा, जो कि तुरंत ही अब अपनी एनर्जी का यूज करते हुए दो अलग अलग एनर्जी जो कि होते हैं यिन और यांग उनको मिलाने लगता है। जो नजारा तो चिन्मू के लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो चिन्मू को इसके अंदर फंसा चुका था, जिसका मुकाबला करने के लिए अब चिन्मू भी तैयार हो चुका था। लेकिन उसी मोमेंट पर अब इस बात पर गौर करने लगता है ये जो दाओ डिसाइपल है वो यहाँ पर हर एक की पॉसिबल चीज को अपनी वाइटल एनर्जी के अंदर कनेक्ट कर रहा है। यानी कि वो एक साथ ही चिन्मू के ऊपर इतने सारे हमले करने वाला है कि उसको पता भी नहीं लगेगा कि किस साइड से हमला किया गया, क्योंकि वो यिन और यांग की एनर्जी को ही हिलाकर उसको यूज करने वाला है। और इस नजारे को ऊपर खड़े हुए ग्रैंड एल्डर भी देख रहे होते हैं अपनी आंखों से, जो कि इस बारे में सोच रहे होते हैं कि अब होगी चिन्मू की असली परीक्षा, क्योंकि उसे इसका मुकाबला करने के लिए अब काफी सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही हमला करना होगा। और साथ ही साथ इसकी वजह से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो दाओ डिसाइपल है उसका मैथमेटिकल टैलेंट कितना ज्यादा है। लेकिन चिन्मू से डरने वाला नहीं है, वो तुरंत के तुरंत ये कहने लग जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने ग्रैंडपा के द्वारा सिखाई गई स्वॉर्ड स्टाइल को, जो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसकी मदद से तो गॉड्स को भी मारा जा सकता है। जिससे कि अब वो तुरंत ही यहाँ पर क्रिएट करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई ग्रैंडपा की स्वॉर्ड को, जिसका नजारा भी देखने में काफी शानदार था। और दाओ डिसाइपल ने अपने हमले को भी कर ही दिया था। और जैसे ही चिन्मू ने अपने ग्रैंडपा की टेक्निक को एक्टिवेट किया था, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज होने लगता है। और मास्टर दानियांग कहते हैं कि ये तो गॉड्स को भी स्ले करने वाली एक स्वॉर्ड टेक्निक है, और जिसे भी ये टेक्निक आती है वो खुद भी एक गॉड बनने की पावर को रखता है। और फाइनली चिन्मू की जो स्वॉर्ड होती है वो दाओ डिसाइपल के अटैक के साथ में जाकर टकरा जाती है, जिनके नजारे बहुत ही ज्यादा गजब के लग रहे थे। और मास्टर दानियांग चिन्मू के पावर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके थे कि ये लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अकेले ही सुप्रीम लेवल के कई सारे गॉड्स को भी स्ले कर सकता है। इतने कम पावर लेवल में इस टेक्निक को सीख पाना ये सच में अनबिलीवेबल चीज थी। और ये नजारा भी देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था, जिस तरीके से चिन्मू उसकी टेक्निक का मुकाबला कर रहा था। और डिसाइपल की ये जो फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड का अटैक होता है वो चिन्मू को चारों तरफ से ही घेरते जा रहा था, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ में उसका मुकाबला कर रहा था। जिसके बाद अब स्टार्ट हो जाते हैं इन दोनों के बीच में एक काफी गजब का स्वॉर्ड बैटल, जो बैटल यहाँ पर बढ़ते समय के साथ में एकदम लेजेंडरी लेवल का बनते जा रहा था। चिन्मू जितनी बार भी अपना हमला कर रहा था वो उसी के साथ में रियल्म को भी ब्रेक कर रहा था, जिसकी वजह से अब ये दोनों के दोनों फाइट करते हुए पहुंच जाते हैं अल्टीमेट स्वॉर्ड रियल्म के अंदर, जहाँ पर गॉड्स को स्ले करने वाली स्वॉर्ड्स होती हैं। और ये दोनों उन्हीं स्वॉर्ड्स के ऊपर ही फाइट कर रहे थे। जो नजारा कितना ज्यादा शानदार होता है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। दोनों के दोनों फाइट करते हुए एकदम ही गॉड लेवल पर पहुंच चुके थे। चिन्मू फाइट करते हुए साथ ही साथ उन सभी के सभी इंचेंटिंग्स को भी यूज कर रहा था, जो भी उसके चीफ ग्रैंडपा ने उसे सिखाई थी। और अब तो एक ऐसा मोमेंट भी आ चुका था ये फाइट करते हुए, जब चिन्मू ने दाओ डिसाइपल के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को भी हटा दिया था, और फाइनली अपना एक ऐसा अटैक कर दिया होता है इस स्वॉर्ड की मदद से कि वो तो इस अल्टीमेट स्वॉर्ड रियल्म को भी चीरते हुए रियलिटी के अंदर पहुंच जाता है। और चिन्मू का भी ये नजारा बहुत ही ज्यादा
ज्यादा शानदार था कि ये बंदा कितना गजब का हो चुका है। दाओ मास्टर दानियांग जैसे ही देखते हैं अपने दाओ डिसाइपल को नीचे गिरता हुआ, तो फिर वो दाओ डिसाइपल लिन जुआन नीचे आकर जिन्मू से कहने लगता है कि मानना पड़ेगा स्कॉलर चिन, आपकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही गजब के लेवल की है, क्योंकि उसने अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था, जो कि दाओ सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। लेकिन फिर भी चिन्मू ने उसको हरा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ दाओ डिसाइपल को चिन्मू की बॉडी की एक फ्लॉ के बारे में पता लग गया था। वो कहने लगता है कि तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर की स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरे वाले हाथ से काफी कमजोर है, जिसकी वजह से अब वो तुरंत ही पलक झपकते ही अपने स्वॉर्ड को लेकर चिन्मू के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुका था, जहाँ पर चिन्मू भी पूरी तरीके से ही तैयार होता है उसका मुकाबला करने के लिए। जिन दोनों की फाइट काफी शानदार थी और दाओ डिसाइपल निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था चिन्मू के लेफ्ट शोल्डर को, जिससे चिन्मू अपने आप को बचा रहा था और फाइट कर रहा था। दाओ डिसाइपल ने अब चिन्मू के उसकी किसी टेक्निक को यूज करने से पहले निशाना बना ही दिया था उसके शोल्डर को। लेकिन चिन्मू ने अपने बॉडी के ऊपर जिस पोशाक को पहन के रखा हुआ था वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड भी उसकी आर पर नहीं जा पाती। और चिन्मू से ये कहने लगता है कि तुमने मेरी कमजोरी के साथ में अपनी कमजोरी को भी दिखा दिया, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे मेरे लेफ्ट शोल्डर को निशाना बनाने पर। इसी वजह से वो उसके हमले को डॉज करते हुए अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए एकदम बिजली की रफ्तार के साथ में दाओ डिसाइपल पर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपने स्वॉर्ड को ही सीधा लिन जुआन के सीने में उतार देता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शानदार भी लग रहा था, क्योंकि अब हार चुका होता है दाओ डिसाइपल, जिसकी बॉडी खूनम खून हो चुकी थी और चिन्मू आखिरकार इस फाइट को जीत ही चुका था। जो नजारा देख के सुप्रीम एल्डर काफी खुश होते हैं और फिर तभी हम लोग चिन्मू को देखते हैं, जो कि ये कहने लग जाता है कि दाओ डिसाइपल मेरे ख्याल से अब इस फाइट को खत्म करना चाहिए। दाओ डिसाइपल के पास में तुरंत ही दानियांग पहुंचते हैं और वो कहने लगते हैं कि अपनी इंजरीज को हील करने के लिए जल्दी से ये पिल को खा लो। लेकिन लिन जुआन कहता है कि मास्टर आप थोड़ा सा रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और वो खड़ा होकर चिन्मू से ये कहने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड का निशाना सिर्फ 1 इंच से चूक गया। अगर मैंने आपकी कमजोरी को निशाना बनाने की जगह फाइट करने पर ध्यान दिया होता, या फिर शायद मैं ही कमजोर हूँ आपके मुकाबले, इसी वजह से मैं इस फाइट को हार चुका हूँ। मास्टर दानियांग दाओ डिसाइपल को वो पिल भी दे देते हैं, जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों के दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी फिर हम लोगों को सभी के सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है, जिनके पास में एक खबरी बच्चा पहुँच जाता है और वो कहने लगता है कि दाओ डिसाइपल और दाओ मास्टर दोनों यहाँ से जा चुके हैं। जो बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी इंपीरियल एकेडमी के मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। वो बच्चा बताता है कि हमारी इंपीरियल एकेडमी इस बैटल को जीत चुकी है। जो बात सुनकर सारे ही स्कॉलर बाहर आ जाते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं। तभी फिर हम लोग वेई यांग को देख पाते हैं, जो कि ये कहने लगता है कि क्या सच में दाओ सेक्ट वाले यहाँ से जा चुके हैं। जो सारे के सारे स्कॉलर यहाँ से बाहर निकलते हैं और वेई यांग कहता है कि हमारी एकेडमी में आखिर ये कौन सा हीरो है। मास्टर लिंगन कहने लगते हैं कि आखिरकार हमारी एकेडमी को एक टैलेंटेड लड़का मिल ही गया, यानी कि हमारी शिक्षाएं और हमारा कल्टीवेशन व्यर्थ में नहीं गया। मिस्टर मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों की ही सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। जो बात सुनकर ग्रैंड लेक्चरर सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम लोग अब अपनी तारीफ करना बंद करो, ये सब कुछ हुआ है नेशनल मास्टर की वजह से, क्योंकि उनकी शिक्षा की वजह से एक डिसाइपल ने ऐसा करके दिखा दिया। जिस मोमेंट पर तभी फिर यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ग्रैंड लेक्चरर एकदम सही बोल रहे हैं कि 1000 लोगों में किसी एक को सिखाना या 10,000 लोगों में किसी एक को सिखाना आसान होता है, लेकिन किसी एक जीनियस को जीनियस बनाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिससे अभी तुम लोग बहुत ही दूर हो। और साथ ही साथ